दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिस करें। वो बरसी भी क्या बरसी है जिस पे हमेशा लानत बरसती है। बुशरा पिंकी पीरनी के गिर्द गिरा मजीद तंग। इमरान खान न्याजी के खिलाफ एक और संगीन नवीयत का मुकदमा दर्ज। इमरान खान न्याजी बिलाखिर रो उठे और तोशा खाना केस के अंदर इमरान खान न्याजी की अपील मंजूर सजा के खिलाफ और माइनस इमरान खान न्याजी फार्मूले के ऊपर पीटीए असूली तौर पर मुतफिक और ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल होने के करीब मगर किसकी और 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात के ऊपर जोर और पाकिस्तान में होने वाले दो शर्मनाक वाक़यात जिससे हमारा सर शर्म से झुक गया है। तो इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूं पाकिस्तान के अंदर होने वाले दो वाक़यात के ऊपर। एक वाक़या खैरपुर, ज़िला खैरपुर की तहसील रानीपुर में हुआ। वहाँ पर जो रिपोर्टेड है तो एक पीर है असद अली शाह जलानी, तो काफ़ी बासर है जो बताया जाता है। तो उन्होंने अपनी घरेलू मुलाजमा 10 साल फातिमा बच्ची, बहुत ही मासूम बच्ची जिसकी उम्र जो है ना अभी गुड़ियों पटोलियों के साथ खेलने वाली होती है, तो उसकी अपनी हवस का निशाना बनाया और बिल आखिर वो बच्ची दम तोड़ गई, खालिक हकीकी से जा मिली और अपना मुकदमा मुद्दा लेकर वो बारगाह इलाही के अंदर वो जाकर वो पेश हो गई। तो इस तरह के दरिंदे जो कि दीन का नाम लेकर, जो मज़हब के नाम के ऊपर जो है इस तरह का ढोंग रचाकर एक पीरी फिक्री को जो बदनाम कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा शर्मनाक वाक़या है। हर ये एक किसी मुंसलिक तो नहीं किसी ख़ास एक तबके के साथ, मगर ये कि इंसान की हवस और अपने महकूमे के ऊपर इस तरह की ज़्यादती एक बहुत बड़ा जो है ना वो सवालिया निशान है कि हम बहसीयत मुआशरा हम कहाँ पर खड़े हैं और किस तरह जो है ना हम बिहेव करते हैं दूसरों के साथ। तो गैर इंसानी सलूक और अगर किसी महज़ब माशरे में होता तो इसका क्या सलूक होता, और अगर इसको इस्लामी जो सज़ाएँ हैं शरीयत के मुताबिक जो हैं, तो उसके मुताबिक अगर इस शख्स को सज़ा दी जाती तो क्या होती, ये आप भी सोचिएगा। और मेरे लिए ये बड़ी दुख की बात है। दूसरी जो दुख की बात वो ये हुई कि जड़ामाला के अंदर एक एक मुश्तल हजूम ने एक इबादतगाह मसीहियों की उसको जला दिया और मुद्दा उसका ये था कि किसी क्रिश्चियन के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उसने कुरान पाक की ना सिर्फ बेहुरमती की, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसने गलत कलमात अदा किए लिखे। तो जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके मुताबिक भी जो है ना वो उसके अंदर ये चीज़ें दर्ज हैं कि उन्होंने फलां फलां पेन की स्याही से तो ये तौहीन अमेज़ कलमात भी लिखे, तो उनको कब्ज़े में ले लिया गया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज भी किया गया। मगर मुश्तल हजूम ने मसीहियों की बस्ती के अंदर वाक़या चर्च जला दिया। तो चर्च जलाना एक इंतहाई घिनौना फेल है। पाकिस्तान जो है ना वो जो कि अक़लियतों के हकूक़ का ज़ामन है, और पाकिस्तान के परचम के अंदर जो सफ़ेद रंग है वो अक़लियतों के मतलब है और अक़लियतों की नुमाइंदगी वो कलर करता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जो है ना अक़लियतों के हकूक़ हैं और हजूम का कानून कभी भी दुरुस्त नहीं होता, बेशतर औकात ये गलत ही होता है। तो एक हजूम ने ये फ़ैसला किया और फ़ैसला करके वो जाकर चर्च जला दिया। तो दूसरी तरफ का जब ये मौक़िफ़ है कि जिन लोगों ने ये चर्च जलाया तो उनके भी ज़ाहिर है कि लोग उसको कोई डिफेंस में तो बोलेंगे। तो जिस तरह उन्होंने ये चर्च जलाने के लिए उन्होंने बोला कि एक क्रिश्चियन ने जो है ना ये इस तरह जो है ना ये बेहुरमती की दीन की और कुरान पाक की हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उसके अंदर इश्तिहाल में आकर लोगों ने ये काम कर दिया। तो हालांकि ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है इस तरह के लोगों को पकड़े, ना कि हजूम की ज़िम्मेदारी होती है। खैर उनका मौका ये है कि वो थाने में गए और 2 बार वो थाने में गए मुकदमा दर्ज कराने के लिए इस क्रिश्चियन के खिलाफ। तो मगर ये कि थाने के अंदर जो है ना वो मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, इसलिए वो चर्च के ऊपर हमला और मसीही बस्ती के ऊपर
हमला आवर हुए, और उन्होंने फिर जाकर जो है ना ये चर्च की बेरुमती की, और वहाँ पर लगी स्लीप भी उतार दी, और बाकी उसको नजरे आता जो भी खैर हो सकता था उन्होंने किया। तो उनका जो उन्होंने अपने गुस्सा होने का जो गमो गुस्सा में आए, तो उसकी वजह उन्होंने ये बयान की कि जनाब थाने के अंदर गए, तो थाने के थानेदार ने, या जो भी मतलब का जो अमला था, उसने एफआईआर दर्ज नहीं की। हालांकि ये भी सरासर जो है ना मेरा ख्याल है कि यहाँ से इनका झूठ जो है ना ये पकड़ा जाता है, क्योंकि अगर वो थाने के अंदर गए और इस तरह का सेंसिटिव ये केस था, तो यकीनी तौर पर उन्होंने फौरी तौर पर इसका मुकदमा दर्ज करना था। और अगर बिलफर्ज ये मान भी लिया जाए कि वो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तो उनको जो है ना वो बजाय इस चीज़ के वो चर्च का रुख करते, उसको मस्मार करते, उसकी बेहरमती करते, दूसरे मज़हब की जो है ना इबादत गाह को, तो उनको चाहिए था कि थाने की तरफ जो है ना ये हजूम का रुख करते, तो वह देखता कि ये अंदराज मुकदमा ना होता। तो बहरहाल ये आगे अक्सर यही होता है कि लोकल सतह पर मुकदमा वगैरह भी दर्ज होता है, हो जाते हैं हाई कोर्ट के अंदर जाकर, वो ये मुलजमान जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है ये बरी हो जाते हैं, तो उसकी भी खैर वजूहत है। तो ये वाक़या क्यों हुआ, ये वाक़या इस वाक़ये की कड़ियाँ किसके साथ मिलती हैं, इसको भी हमें देखने की ज़रूरत है। ज़्यादा मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, क्योंकि वीलॉग में लंबा नहीं करना चाहता। हो सकता है कि मैं अपने कुछ पॉइंट जो मैंने पहले डिस्कस किए उनको मैं स्किप कर दूँ। तो इस वाक़ये का तल्लक जो है ना वो मरदूद है जो 1977 में जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तख्ता उल्टाया, और उसके बाद जब इसने ये तौहीन मज़हब का ये इंट्रोड्यूस करवाया, 295 का आर्टिकल जब इसने इंट्रोड्यूस करवाया, तो तब से लेकर अब तक जो है ना ये वाक़यात, ये इस तरह के वाक़यात में तेज़ी आई। और 17 अगस्त जो है ना ये उस मरदूद की बरसी का दिन है, और वो ऐसा बरसी का दिन है कि हर साल 17 अगस्त को, बल्कि पूरा ही साल, क्योंकि जब भी हमें कोई लाश मिलती है, जब भी बम ब्लास्ट होता है पाकिस्तान के अंदर, जब भी जो है ना इंटॉलरेंस होती है, जब भी मुआशरा तकसीम की तरफ जाता है, तो इस ज़िया के ऊपर जो है ना ये लानतें ज़रूर बरसती हैं। और जब भी हम कोई लाश उठाते हैं, हम उसके ऊपर लानत भेजते हैं। जब भी इस तरह का कोई वाक़या होता है, हम ज़िया के ऊपर लानत भेजते हैं। जब भी कोई दीगर इस तरह के हीरोन क्लाशनकोव वगैरह ये होता है, हम ज़िया के ऊपर जो है ना ये लानत भेजते हैं। और ये मरदूद जब ये वासले जन्नम हुआ बहावलपुर के अंदर, जो बस्ती कमाल के अंदर, तो आम की पेटी के अंदर चौंसा आम था, पाकिस्तान के ऊपर आम फलों का बादशाह है, चौंसा के पाकिस्तान के ऊपर बहुत आसान है। उसने पाकिस्तान की जान इस मरदूद से छुड़ाई थी 17 अगस्त को। बस्ती शाह कमाल के अंदर जो है ना इसका त्यारा भस्म होकर गिर गया था। और इतनी एस्टेब्लिशमेंट ने इतनी होशियारी के ऊपर के इतने ईंधन के अंदर लाशें जली, जनाब उनको पता नहीं ज़िया की लाश कहाँ से मिल गई। तो उन्होंने पता नहीं किस को कुत्ता मारा, बिल्ली मारी, कोई चूज़ा मारा, पता नहीं क्या किया उन्होंने जनाब। वो थोड़ा सा गोश्त वोश्त लाकर वो फैसल मस्जिद के बाहर उसको दफन कर दिया, और वहाँ पर कोई जाता भी नहीं है। और फैसल मस्जिद कौन सी, जिसको शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया था। तो ये देखे जिस शख्स को इसने तख्ता दार पर लटकाया, उसी की बनाई हुई मस्जिद के जो है ना वो पहलू में ये दफन हुआ, मगर फिर भी कोई नहीं जाता। हालांकि जब नवाज शरीफ साहब जो है ना ये हुकूमत में थे, तो हेलीकॉप्टर से वो पर्चियां भी फेंकते रहे, चलो चलो जो है ना वो 17 अगस्त को फैसल मस्जिद चलो, मगर कोई भी नहीं जाता था। तो खैर इसके ऊपर जो है ना ताक क़यामत जो है ना हर जमहूरियत पसंद, चाहे इसका तल्लक किसी भी पार्टी से है, इस शख्स के ऊपर जो है ना 17 अगस्त को ज़रूर लानते भेजता रहेगा। मैं भी कनाडा में बैठकर इसके ऊपर लानत भेज रहा हूँ, आप भी जो है ना इसके ऊपर लानत भेजिएगा। तो बाकी बुशरा पिंकी पीवनी के खिलाफ घेरा तंग इसलिए हो गया है कि घड़ी जो ना तोशा खाना से घड़ी जो लेकर उन्होंने बेची थी, तो उन्होंने एक जाली रसीद बनाई थी किसी दुकानदार के नाम पर। दुकानदार सामने आ गया, उसने मुकदमा थाना कोसार में जमा दर्ज करवा दिया कि मेरी दुकान की तो इतनी पूरे साल की सेल नहीं होती जितनी मलियत की ये घड़ी है, तो ये मेरे रसीद मेरी जाली है। उस जाली रसीद के ऊपर जनाब मुकदमा हुआ, और अदालत ने पिंकी पीवनी को हुक्म दिया कि आप शामिल तफ्तीश हों। शामिल तफ्तीश हुई, सवालनामा दिया गया, ऑडियो वगैरह का उनका जिक्र हुआ। उन्होंने बोला कि ऑडियो मेरी नहीं है, हालांकि पहले वो तस्लीम करते रहे हैं इन अल्फाज के साथ कि किसी की प्राइवेट गुफ्तगू को टेप करना एक गैर अखलाकी हरकत है।
تو اب چونکہ وہ انکاری ہو چکے ہیں، اس لیے جو ہے نا وہ اس کا فرانزک کروانے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنکی پیرنی کی آڈیوز کا فرانزک کروایا جائے گا، تو یہ اس کے گرد کڑکی لگے گی اس کے گرد۔ اور عمران خان نیازی کے خلاف سنگین مقدمہ کون سا درج ہوا ہے؟ عمران خان نیازی کے گرد سائفر کا، کیونکہ سائفر کا عمران خان نیازی نے اس کے ساتھ لیٹس پلے ود اٹ بہت کھیلا، تو بلکہ انہوں نے اعتراف بھی کیا کہ سائفر مجھ سے گم ہو گیا تھا۔ یہ امریکہ کی ایک کسی نے آرٹیکل بھی اس کے اوپر لکھا تھا سائفر کا ریفرنس دے کر۔ تو اعظم خان جو اس کے پرنسپل سیکرٹری ہوتے تھے، وہ بھی جے آئی ٹی کے اندر پیش ہوئے 2 گھنٹے کی، انہوں نے جو ہے نا وہ ان کے ساتھ انویسٹیگیشن ہوئی ہے، وعدہ معاف گواہ بھی ہیں عمران خان نیازی کے۔ تو سائفر کی گمشدگی کا مقدمہ عمران خان نیازی کے خلاف درج ہوا ہے، جو کہ بہت سنگین مقدمہ ہے۔ پنکی پیرنی اور عمران خان نیازی کی جب ملاقات ہوئی تو کیونکہ چیزیں آہستہ آہستہ باہر آ رہی ہیں، تو عمران خان لٹرلی جو ہے نا پنکی پیرنی کے سامنے رو پڑے کہ خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالنے کا کوئی بندوبست کرو۔ تو باقی عمران خان نیازی کی جو توشہ خانہ، کیونکہ جس کیس کے اندر گئے ہیں تو اس کے خلاف ان کی اپیل ہے 22 اگست کو جو ہے نا اس کی سماعت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، تو دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو پی ٹی آئی مائنس عمران خان نیازی کے اوپر کس طرح مانی؟ وہ اس طرح مانی کہ شاہ محمود قریشی نے جناب جو ہے نا وہ نئے نامزد نگران وزیر اعظم کو انہوں نے جو ہے نا وہ لیٹر لکھا، اس کے اندر جہاں پر انہوں نے یہ رونا رویا عمران خان نیازی کا راگ لاپا، تو اس کے اندر جو اصل میسج تھا وہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی آپ کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، گویا کہ ایک اور مساق جمہوریت تیار کرنے کے لیے، مساق جمہوریت کے لیے پی ٹی آئی تیار ہے، ایک این آر او اپنے لیے لینے کے لیے پی ٹی آئی تیار ہے کہ عمران خان نیازی اگر جاتا ہے تو جائے، مگر پی ٹی آئی کو جو ہے نا الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے۔ 90 روز کے الیکشن کے اوپر بھی انہوں نے زور دیا۔ پھر 90 روز کے انتخابات، کیونکہ یہ ابھی جس طرح یہ نون لیگ نے شماری تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ بڑی سٹیک ہولڈر پچھلی حکومت میں وہی تھی، تو اس نے جناب جو ہے نا نئی مردم شماریاں وہ ایکسیپٹ کروا لی۔ تو تب بھی میں نے وی لاگ کے اندر یہ ذکر کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ چیلنج کر دیا جائے۔ چیلنج اس لیے کیا گیا، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اس کو چیلنج کیا سپریم کورٹ کے اندر، چونکہ 2 نگران وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے اندر اور پنجاب کے اندر، ان کو اختیار نہیں کہ وہ مردم شماری کی اپروول دے سکیں، اور یہ 90 روز کے اندر انتخابات کے اندر بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ پیپلز پارٹی کے کیمپوں سے بھی ابھی یہ صدائیں بلند ہو رہی ہیں، پہلے بھی تھیں کہ وقت پر انتخابات ہونے چاہیے، ابھی بھی انہوں نے یہی بولا کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کیس کا متعلق بھی فیصلہ کیا آتا ہے۔ تو ٹرپل سینچری کس کی مکمل ہونے والی ہے؟ ٹرپل سینچری پی ٹی اے کی مکمل ہونے والی ہے۔ وہ کیسے؟ پی ٹی اے کیونکہ 9 مئی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی کے سرکردہ رہنما پریکٹیکلی جو پولیٹیکلی پی ٹی آئی تقریباً ختم ہو چکی ہے، کیونکہ گراؤنڈ کے اوپر پی ٹی آئی نظر نہیں آتی۔ 9 مئی کے واقعے کے بعد وہ ایسے جو ہے نا وہ زیر زمین چلے گئے ہیں، اس کا تمام چیدہ رہنما وہ سامنے نہیں آتے، تو لوگوں نے کیا نکلنا ہے۔ تو تقریباً جو ہے نا 282 کے قریب جو ہے نا یہ جو جن کے اوپر مقدمات درج ہیں، جن کی گرفتاریاں نہیں ہوئیں، جو سامنے نہیں آئی، ان کو اشتہاری ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ اب پی ٹی آئی کے بکٹ کے اندر 282 اشتہاری ہیں، 300 کے قریب جو ہے نا اشتہاری ہیں پی ٹی آئی کی بکٹ کے اندر۔ ٹرپل سینچری اس کی مکمل جو ہے نا ہونے کے قریب ہے، اور اس کے اندر 22 جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے سرکردہ رہنما ہیں، جن کے اندر مراد سے یہ ہے میاں اسلم اقبال ہے، اندلیب عباس ہے، اور علی امین گنڈا پور ہے وہ شہد والا، اور اس کے علاوہ فرق حبیب ہے، اور حماد اظہر وغیرہ ہے۔ تو اس طرح کے کئی نام جو ان کے چیدہ نام ہیں وہ ان مفروروں میں اشتہاروں میں شامل ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ اب عمران خان نیازی تو آئین اور قانون کی پاسداری کی بات کرتے رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ یہ آگے بڑھ کر یہ گرفتاریاں کب دیتے ہیں، کیونکہ جیلیں مردوں کے لیے ہوتی ہیں تو ان کے لیے نہیں ہوتی ہے، ہیچری میں پلنے والے پولیٹیشنز کے لیے یہ جیلیں نہیں ہوتی، اس لیے جا کر گھبرا جاتے ہیں، کبھی 10 سال کا معاہدہ کر کے نکل جاتے ہیں، کبھی جناب پلیٹلیٹس وغیرہ لے کر نکلتے ہیں، کبھی کسی بہانے سے جیلوں سے یہ فرار ہو جاتے ہیں یا سہولتیں مانگتے ہیں اندر بیٹھ کر۔ تو بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔